ये वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है, सुन रहे हैं हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी कि जो एलसी है वो बंद कर दी है। अब एलसी जो है उसकी जो इश्यूज में वो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये एक आम आदमी समझना चाहता है कि ये एलसी होती क्या है, इसमें जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, इसके इशू ना होने से क्या नुकसान होते हैं, और अगर ये इशू हो जाए तो उसका फ़ायदा क्या है। तो ये कुछ फॉलोअर्स के क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा कि आज इस पे थोड़ा सा अहबाब को जो है इस पे थोड़ा सा एजुकेट करते हैं। छोटी सी एक डिस्कशन है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होता है, जो बिटवीन द कंट्रीज होता है, डेफिनेटली उसमें ये जो एलसी है ये बुनियादी हैसियत रखती है। अगर किसी मुल्क में आप ये सुनते हैं मीडिया पे या सोशल मीडिया पे कि वहां पर जो एलसी है वो बंद कर दी गई है, तो इसका मतलब आप कुछ भी और ना समझें, सिर्फ ये समझें कि वहां पे जो ट्रेड है ना बिटवीन द कंट्रीज, जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो बंद हो चुकी है। वो नहीं हो रही, पेमेंट्स नहीं हो रही, चीज़ें नहीं आ रही, चीज़ें यहाँ से नहीं आ रही, जहाँ जा रही वहाँ से वहाँ पाकिस्तान में नहीं आ रही। तो आप समझें कि पाकिस्तान हर चीज़ प्रोड्यूस नहीं करता, हर चीज़ यहाँ पे तैयार नहीं कर सकता, उससे बहुत सारी चीज़ें, बल्कि जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैं वो उसको मंगवानी पड़ती हैं। तो अगर एलसी नहीं है तो इसका मतलब है कि हम दुनिया में अकेले हैं, हम सिर्फ वही कुछ यूज़ कर सकते हैं जो हम बना रहे हैं, और बना तो हम कुछ भी नहीं रहे, या जो कुछ भी बना रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है कि हम उनसे अपनी बाकी जो मुल्क की ज़रूरियात है वो पूरा कर सके। अच्छा, अब एलसी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो इसको इन ए लेमैन लैंग्वेज इसको इस तरीके के साथ डिस्क्राइब किया जा सकता है कि मेरा नाम बाबर है, मैं एक गोरा बैठा हुआ है यूएस में, मैं उससे ट्रेड करना चाह रहा हूँ, मैं चीज़ें यहाँ से कोई मशीनरी है मैं वहाँ पर भिजवाना चाह रहा हूँ। अब जब मैं वो मशीनरी भिजवाना चाहूँगा तो डेफिनेटली मैं उससे सारी टर्म्स एंड कंडीशन तय करूँगा और उससे पैसे तय करूँगा, पूरी डील करूँगा। जब मैं उसको अपना माल तैयार कर लूँगा उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो फिर प्रॉब्लम होगा उस मशीनरी की ट्रांसपोर्टेशन का। प्रॉब्लम उसमें ये होगा कि मैं ये समझता हूँ कि अगर मैंने मशीनरी उसके ऑर्डर पे तैयार कर ली और उसको भिजवा दिया, तो बहुत मुमकिन है कि कल को मेरा उससे कॉन्टैक्ट ना रहे, मैंने उसको नहीं देखा, मैं उसको नहीं जानता, मैं उससे मिल नहीं सकता, तो वो मुमकिन है कि मुझे वो पेमेंट ना करे, तो मेरी जो सारी मैन्युफैक्चरिंग है, जो सारी जो मेरी एफर्ट है वो ज़ाया चली जाएगी और मैं सड़क पे आ जाऊँगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये भी है कि मैं उसकी मशीनरी तैयार करवा लूँ उसकी रिक्विजिशन के मुताबिक, और उसके बाद वो ऑर्डर ही वो प्लेस ना करे, तो मैं जो मशीनरी मेरे पास मौजूद है उसका तो कोई मेरे पास और परचेजर भी नहीं है, मैं किसको दूंगा वो, क्योंकि वो जो यूएस में गोरा बैठा हो ये उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। बहुत मुमकिन है कि वो किसी और की रिक्वायरमेंट पे पूरी ना उतरती हो, तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। अच्छा, वहां पे जो बंदा बैठा हुआ है वो ये सोच रहा है कि यार मैंने मशीनरी की रिक्वायरमेंट जो है वो तो मैंने भिजवा दी है, और एक्विजिशन भी उसको मौसूल हो गई है, और ये सब कुछ ओके है, ठीक है, लेकिन मैंने अगर उसको एडवांस पैसे भेज दिए तो बहुत मुमकिन है कि वो पाकिस्तान में बैठा हुआ जो बंदा है वो मुझे भिजवाए ही ना मशीनरी। तो फिर मैं क्या करूंगा? यहाँ पर मुझे ये डर है कि मशीनरी मैंने भिजवा दी तो वो पेमेंट नहीं करेगा, और वहां पर जो बंदा बैठा है वो कहता है अगर मैंने पेमेंट कर दी तो मशीनरी भी नहीं मिलेगी। तो क्या हो सकता है इसमें? अब ट्रेड तो करनी है, लोग पर्सनली एक दूसरे के दोस्त तो है नहीं, एक कंट्री में तो रहते नहीं है, ज्यादा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें किसी एक तीसरे आदमी की गारंटी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम कोई लोकल पंचायत करते हैं, कोई आर्बिट्रेशन होती है, तो वहां पर एक बंदा कहता है कि जी मैं आपका मामला करवाता हूँ, और वो कहते हैं जी मैं उस तरफ से भी जिम्मेदार हूँ, मैं इस तरफ से भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो उसमें ये काम करते हैं बैंक्स। अब कौन से बैंक्स करते हैं? इसमें चार पार्टीज इंवॉल्व होती है। मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं कुछ चीज़ें भेज रहा हूँ, वो जो वहां पे बंदा बैठा हुआ गोरा वो इन्वॉल्व है, दूसरा बंदा हो गया, मेरा बैंक इन्वॉल्व है और उसका बैंक इन्वॉल्व है, ये चार पार्टीज हैं जो इन्वॉल्व है। मैं यहाँ पर अपने बैंक के पास जाता हूँ और ये सारी बात बताता हूँ कि ये ऐसे मामला है और ये सारी चीज़ें मैं वो भिजवाना चाह रहा हूँ। उधर से वो जो गोरा है वो अपने बैंक के पास जाता है और उन्हें बताता है कि ये मशीनरी है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कुछ मुझे चाहिए, ये उसका सैंपल है, तो मैंने ये पाकिस्तान से मंगवाना है, तो आप इसकी गारंटी दें। तो उस गोरे का जो बैंक है वो उसे ये कहेगा कि आप जो है इतने पैसे मेरे अकाउंट में रखवाएं, आप $1 लाख की जो मशीनरी खरीदना चाह रहे हैं, आप $1 लाख मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवाएं, उसके बदले में मैं पाकिस्तान वाली पार्टी को श्योरिटी दे दूंगा कि जो माल आपने मंगवाया है वो अगर सेम ऐसा ही है जो उसके डॉक्यूमेंट्स आपने मुझे दिखाए हैं, अगर वहाँ वाले जो पाकिस्तानी है जब मुझे माल भेज रहा है, तो जब वो माल भेजने के टाइम पे जो अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएगा वो और आपके डॉक्यूमेंट सेम है, पता चल जाए कि जो चीज़ आप मंगवा रहे हैं वही चीज़ आ रही है और उतनी क्वांटिटी में आ रही है, क्वालिटी भी सेम है, तो मैं आप जो मुझे पैसे जमा करवा रहे हैं वो मैं पाकिस्तान वाले बैंक को भेज दूंगा, और पाकिस्तान वाला जो बैंक है वो उस एक्सपोर्टर को भेज देगा जो पाकिस्तान में बंदा काम कर रहा है, जो आपको माल भिजवा रहा है। अच्छा, तो वो इसमें दोनों पार्टी जो है वो अपने अपने डॉक्यूमेंट जो कंसर्न है, और कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं लेकिन जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो हम मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते।
तो वो जो यूएस वाला गोरा है वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स वो बैंक में जमा करवाएगा, मैं यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स वो बैंक में जमा करवा दूंगा, फिर मैं यहाँ से माल भेज दूंगा और वो रिसीव कर लेगा। और ये अगर दरमियान में कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन गैप आता है, जो एम्बिग्यूटी आती है, जो पैसों का कोई ट्रस्ट डेफिसिट आता है, तो दोनों बैंक जो है वो मिलकर उसको सुलझाएंगे, चीज़ें देखेंगे, चेक करेंगे और एक लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ना उसको वो इशू कर देंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब ये है कि अगर मैं माल यहाँ पे भेज देता हूँ तो बैंक मुझे श्योर करेगा कि आपकी जो पेमेंट है वो कहीं पे डूबेगी नहीं, और उसको ये श्योरिटी करेगा कि अगर आपने पैसे मेरे पास जमा करवा दिए हैं ना, तो अगर आपका माल आ गया तो फिर आपका जो पैसे हैं वो ज़ाया नहीं जाएंगे, आपको वो पैसे, आपको वो जो आपका माल है वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक जो है वो आपको मिल जाएगा। मतलब इसको हम एक दफ़ा, इसको ओवरऑल मैं रिपीट कर देता हूँ 2-4 सेंटेंसेस में, कि जब भी कोई दो कंट्रीज के जो लोग हैं वो आपस में ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट डेफिसिट होता है, तो उसको कवर करने के लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें मेनली बैंक होते हैं वो दरमियान में आते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं और दोनों पार्टीज को गारंटी देते हैं और लेटर ऑफ क्रेडिट जो है जिसको एलसी कहते हैं वो इशू करते हैं। और अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट या एलसी वो इशू करनी बंद कर दे तो हमारा काम नहीं हो सकता, हमारी ट्रेड नहीं हो सकती, हमारे मुल्क में जो भी प्रोडक्शन हो रही है हम बाहर बेच नहीं सकते, बाहर से मंगवा नहीं सकते। तो ये कंडीशन बड़ी लीथल है, बड़ी पैथेटिक सिचुएशन है कि अगर एलसी हमारी ना खुली या सिचुएशन इस तरह की चलती रही तो हम बिल्कुल दुनिया से कट जाएंगे। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसका जो खुमियाजा है वो पॉलिटिशियंस को और कुछ ताकतों को तो खैर नहीं भुगतना पड़ेगा, वो तो चले जाएंगे ना बाहर, वो जिस काम के लिए आए हैं वो करके वो अपनी जो भी करना है उन्होंने करके वो तो वापस जाके सेट हो जाएंगे, हमारे जो हमारे जो ताकतवर लोग हैं। लेकिन ये मसला हम जैसे लोगों को होगा जिनका मुस्तकबिल, जिनके बच्चे और जिनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो पाकिस्तान में है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम है। बहरहाल ये सूरत हाल, ये गवर्नमेंट को भी इसमें कोई स्टर्न एक्शन लेना चाहिए, कोई पॉलिसी वजह करनी चाहिए जिसमें वो अपनी बजाय इस कौम का भी सोचें और ये देखें कि यहाँ पर जो अवाम है वो किस करब से गुजर रहे हैं और कौन सी उनको परेशानी है। तो ये मेरा ख्याल है कि इस छोटी सी गुफ्तगू से, आप छोटी सी वीडियो से आपको समझ लगी होगी कि ये एलसी क्या होती है और ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो है इसके बंद होने से क्या क्या नुकसान जो है किसी भी कंट्रीज को फेस करने पड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।